नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। और मुनाफे की मंडी में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोने की, जहां पर आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है 1,12,800 के आसपास। तरुण जी, सोने में अब क्या व्यू नजर आ रहा है? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि सोने में तेजी बची हुई है या ओवरबॉट जोन में है, यहां से बेच कर जाना चाहिए ट्रेडर्स को? ट्रेड के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सोने में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम सर। बताएं हमारे ट्रेडर्स को क्या गाइड करेंगे आज? या देखिए, प्रॉफिट बुकिंग है, ट्रेंड इज नॉट रिवर्स एंड आई थिंक अभी भी फर्दर रैली देखने को मिलेगी। जो फेड का टेस्टिमनी हुआ ट्यूसडे को, उसके बाद में हमने देखा मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। नॉनदाइलेस मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में 3700 के ऊपर जब तक प्राइस है, 3700 से 3790 के बीच में प्राइस एक्टिविटी रहेगी या डिप्स पे बाय अभी भी करना बनता है। इंडियन मार्केट की बात करता हूं, मुझे लगता है जब तक 1,09,500 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। कोई भी करेक्शन 1,11,000 या उसके नीचे आता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। इवनिंग में यूएस का इन्फ्लेशन नंबर है, वो एग्जैक्टली फर्दर पाथ सेट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस के अंदर स्लोइंग ग्रोथ है और हायर इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन नंबर हल्का सा भी बढ़कर आया तो वो गोल्ड के लिए एग्जैक्टली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट इन्फ्लेशन नंबर हल्का सा भी घटकर आता है तो वो गोल्ड को फर्दर पुश अप कर सकता है, क्योंकि उधर फेड के लिए आसान रहेगा मॉनेटरी ईजिंग में फर्दर पेस पिकअप करने के लिए। नॉनदाइलेस फैक्टर बहुत स्ट्रांग है अभी भी, जियोपॉलिटिकल टेंशन साइमल्टेनियसली। देखिए, वीक मार्केट रैली है डॉलर इंडेक्स के अंदर। रेट कट में टिपिकली हम करेक्शन देखते हैं करेंसी के अंदर आते हुए, तो अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स जो है फर्दर वीक होगा, बॉन्ड यील्ड भी फर्दर वीक होंगी। सो ऑल जो सिनारियो है अभी वो सपोर्ट करता है गोल्ड की बाइंग को। डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिविटीज है, डिमांड परकअप होगी, सेंट्रल बैंक बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इन टोटलिटी मुझे लगता है जो कस्टमर पिक ट्रेड लेने के लिए चूक गए थे शॉर्ट टर्म का, उनको अपॉर्चुनिटी मार्केट अब देगा करेक्शन में। तो मार्केट उनको अपॉर्चुनिटी यहां पर दे सकता है करेक्शन पे, तो करेक्शन का वेट कर ले, ये सलाह आपके लिए दी जा रही है। मानव, आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है? आप कैसे इसके चार्ट को एनालाइज किया है आपने और क्या कुछ निकल कर आया है वहां से? जी नमस्ते विष्णु जी। नमस्ते। मेरे ख्याल से गोल्ड में बिल्कुल थोड़ा पॉज जैसा तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि नंबर्स भी जो यूएस के आए हैं कल, जैसे अब तक यही सिनेरियो था कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन में भी प्रेशर है। लेकिन पिछले दो जीडीपी नंबर्स अगर आप देखिए, इंटरिम और प्रीलिम नंबर्स, ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ के आ रही है। 3.3% पहले, उस कल जो आई वो 3.8%। तो ग्रोथ में अच्छी पॉजिटिव दिख रही है। अब उसमें टैरिफ का असर दिखेगा नहीं, वो शायद बात की बात है। इन्फ्लेशन में भी आज नंबर शायद पता चलेगा। अगर टैरिफ का इम्पैक्ट है तो आज के नंबर फेड का बेंचमार्क है इन्फ्लेशन के लिए, तो उसमें रेट कट में भी शायद चेंजेस हो सके। जो गवर्नर पॉवेल के कमेंट्स थे वो शायद सपोर्टिव हो जाएंगे कि रेट कट डिले हो जाना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए शायद थोड़ी चर्चा का विषय है कि यहाँ पे में भी रुक जाए या नहीं। ओवरऑल जो सिनेरियो है, जैसे हम हर बार बात करते हैं, इस समय कोई भी सेलर नहीं है मार्केट में। स्पेक्युलेटिव हो जाए, ज्वेलर हो जाए, रिटेल सेगमेंट हो जाए, सेंट्रल बैंक, सारे ही बाय कर रहे हैं। तो ईटीएफ में भी इन्फ्लोज वैसे ही अच्छे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी भी बाय का है। लंबे समय में जब तक 1,10,000 के नीचे नहीं जा रहा, तब तक मेरे ख्याल से गोल्ड में बाइंग बनी रहनी चाहिए। थोड़ा शायद मौका मिलेगा डिप का, डिप का वेट करना चाहिए, वहां पे फिर से एक बार बाइंग बन सकती है। 1,13,000 के ऊपर या 1,12,500 के आसपास मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। 1,12,000 के नीचे का स्टॉप और 1,13,500 से लेके 1,13,800 तक के इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके लिए मानव ने बता भी दिए और कौन सा सिनेरियो कैसे बनेगा ये भी बता दिया है। 1,13,000 पे भी आप बाई कर सकते हैं। 1,13,500 का टारगेट है, 1,12,000 का एक रेंज है। तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा, टारगेट भी ध्यान रखिएगा, उसके आसपास निकलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चांदी की बात करते हैं। मानव, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? चांदी की चाल कैसी दिख रही है आपको यहाँ से?
मेरे ख्याल से चांदी बहुत बढ़िया, कल के सेशन में भी हमने जीडीपी नंबर्स के पहले ही एक अच्छा मूव आते हुए देख लिया। पशुन जी $45 के पार हमने ऑलमोस्ट वहीं पे होवर करता हुआ देखा सिल्वर को। कॉमेक्स में इंटरनेशनली भी अच्छी मूव है। अगर आप इंडस्ट्री ये देखेंगे विश्वास जी, गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत इस समय मायने रखते हैं, क्योंकि 86-85 के आसपास होवर कर रहा था, वो ब्रेक हो चुका है कॉमेक्स में। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर स्प्रेड जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट पे है। तो मेरे ख्याल से वो अगर लेवल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा सिल्वर में जान देख सकते हैं। तो ये हो सकता है कि करेक्शन का मौका भी आए तो शायद सोने में ज्यादा आए करेक्शन और चांदी में ना आए, या फिर चांदी ज्यादा पेस में बढ़ जाए तो रेशियो की अनुमान थोड़ी उसी हिसाब से। कॉपर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और सेफ हेवन डिमांड और सेफ हेवन बाइंग तो है ही। तो मेरे ख्याल से चांदी में कॉन्फिडेंस अभी भी बेहतर है। 1,36,000 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं। बिल्कुल एलिवेटेड है तो बाइंग डिप्स पे ही करे तो बेहतर है, या फिर कल का हाई निकल जाता है तो और 1,000 रुपए की रैली हम आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो और 1,000 रुपए की रैली आप देख सकते हो। तो चांदी डिप पे बाई करे, 1,36,000 का लेवल दिखता है। तो आप तरुण जी, आपकी राय चांदी पर? जैसा हमने लास्ट टाइम कहा था कि $45 इमीडिएट टर्म में देखा जा सकता है, कल मार्केट में वो टेस्ट हुआ। अभी हम रीट्रेड करेंगे कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड, क्योंकि अभी बेस मेटल में भी हमने इस मंथ स्पार्किंग मूव आते हुए देखा है, स्पेशली कॉपर जो कि डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर गया है। आई थिंक $42 के नीचे जब तक प्राइस नहीं चलेंगे, आई थिंक मोमेंटम विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट गोल्ड के अंदर रैली आया तो इसके अंदर बहुत वोपिंग मूव देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी sooner we are going to see $50 in the international market, जो कि लाइफ टाइम हाई है, उसको रिवाइज कर सकता है। एंड हमारे अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ, एनी टाइम एक्चुअली 1,45,000 और नियर बाई प्राइजेस विल कम। एंड सिल्वर इन डोमेस्टिक मार्केट टू, जब तक कि 1,30,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, डोंट सेल इट। डिप्स मिलता है, जितना नीचे आता है उतना ही आपका रिस्क कम होगा। रिवॉर्ड तो अल्टीमेटली बाइंग साइड में मार्केट दे ही रहा है, तो आप बाय की ही कोशिश करें, सेलिंग का ना सोचें। अभी मार्केट का जो थीम है वेरी मच इंटैक्ट है। ये इन बिटवीन जो इवेंट्स होते हैं, वो शॉर्टर इवेंट्स जो होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग का कारण बनते हैं। वो हमको यूज करने चाहिए बाइंग के लिए, रादर देन सेलिंग इवन फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए भी आप सेलिंग अवॉइड करें। अभी चांदी में यही सलाह तरुण जी की तरफ से निकल कर आ रही है। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में दो फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न, काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। फिर से ट्रंप ने अब तुर्की को भी कहा है कि वो रूस से इंपोर्ट बंद करे, और बाकी देशों चाइना, भारत पर तो दबाव बना ही रहे हैं, और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन लगातार उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी एनर्जी वहाँ से इंपोर्ट करना बंद करे। तो ये सारे दबाव है, और जिस तरह के उनके बयान भी आ रहे हैं ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन चाहे तो अपनी टेरिटरी को वापस से रिक्लेम कर सकता है रूस से। तो इस तरह के बयानों से चिंताएं और बढ़ी है। उसका सपोर्ट भी मिल रहा है कच्चे तेल में, करीब 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तरुण जी, क्या करना चाहिए इस ऊंचाई से? और तेजी बची है या बेच कर जाना चाहिए? जो ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है कच्चे तेल में? सी आई थिंक एक्टिविटी काफी म्यूटेड है, रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। नाइमिक्स में $61.50 से $66.50 का रेंज है। इंडिया में 5450 से 5850 का प्राइस बैंड है। देखिए अल्टीमेटली सप्लाई देखे तो मैं जैसे कि पहले भी कहा, नेक्स्ट क्वार्टर में जो है डिमांड जो है वो सप्लाई से 1.8 मिलियन बैरल पर डे कम होगी। यूएस का डिमांड मॉडरेट करेगा दिस विंटर। चाइना का डिमांड फ्लैटिश है लास्ट 2 ईयर से। तो अल्टीमेटली सप्लाई साइड पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म थ्रेट है। अभी कुछ दिन पहले क्या था, इराक से सप्लाई बढ़ने का फियर था, तो हमने $62 आते हुए देखा। द मोमेंट इट क्लियर कि वो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, प्राइसेस में रैली आया। रशिया वाला जो है लॉन्ग उछला हुआ न्यूज है, ऑलरेडी है ना, प्राइस जिन इवेंट है। अभी क्या है, जब तक कि रशिया से एक्सपोर्ट कम नहीं होता, आई थिंक फर्दर प्राइस को ड्राइव नहीं करेंगे। एंड टू हैव अ लॉन्जेविटी इन द प्राइस, इस रेंज के बियॉन्ड प्राइस को जाना बहुत जरूरी है। $66.50 के ऊपर गया, देन वी माइट सी $70 पर बैरल इन द कमिंग डेज। अदरवाइज इस रेंज में वंस अगेन हो सकता है कि हायर रेंजेस से सॉफ्टनेस विद इन द रेंज देखने को मिले, बट ओवरऑल म्यूटेड एंड रेंज बाउंड मार्केट है जी। में मार्केट आपको दिख रहा है। आप बताइए, अगर रेंज में मार्केट है तो किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए मानव? आज की ट्रेडिंग कॉल क्या है कच्चे तेल में?
विश्वास जी, मेरे ख्याल से हम काफी समय से इस रेंज की बात कर रहे हैं जहाँ पे इमीडिएट 55, 57 या फिर बड़े में 54 एंड 5800 का एक अच्छा रेंज आता हुआ देखा। अब हम एक टॉप एंड ऑफ द रेंज पे है। मेरे ख्याल से रशिया यूक्रेन में बिल्कुल जो यूक्रेन एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक करता हुआ दिख रहा है, या फिर हम आगे चलते हुए अगर ये देखें कि स्पेक्युलेटिव पोजीशंस अगर हम देखें लास्ट वीक की, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ हाई पे फिर से एक बार आ गई है। तो कहीं ना कहीं रेंज ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, जान आ रही है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से। सप्लाई कंसर्न्स बिल्कुल है। ओपेक का ये मानना है कि डिमांड शायद ज्यादा हो सकती है, लेकिन सप्लाई फोरकास्ट अभी भी 2026 के लिए ज्यादा है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन इमीडिएट बेसिस पे हावी करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स थोड़ा अगर सेटल होता है और इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े काबू में आते हैं, तो पुश अच्छा मिल सकता है क्रूड प्राइसेस को। शायद 5,950 6,000 नियर अबाउट के लेवल से हमें एमसीएक्स पे आते हुए देख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 5,750 पे बाइंग की सलाह होगी, 5,870 का टारगेट होगा, और 5,690 का स्टॉप लॉस होगा। ये कॉल्स में कुछ माइनर ये थे, 5,690 का स्टॉप लॉस नहीं, 5,870 का स्टॉप लॉस है, 5,690 का टारगेट है। मानव, मैं सही हूं? मानव, आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या 5,690 का टारगेट था ना आपका क्रूड के कॉल में? नहीं विश्वनाथ जी, वो बाय का ट्रेड है। ओके। माफ कीजिएगा, वो 5,690 का स्टॉप लॉस है और 5,870 का टारगेट। ओके, एक बार बाई के साथ वो कॉल को चला दीजिएगा वापस से। वो कॉल के लेवल सही थे, केवल सेल की वहाँ पे बाई की जगह उन्होंने सेल भेज दिया था। एक बार फिर से वापस से क्रूड की कॉल मानव की एक बार दिखा दीजिएगा, फिर हम वक्त हो चुका है क्योंकि ब्रेक लेने का। और ब्रेक के बाद हम एक अहम खबर का रुख करेंगे दलहन को लेकर। दलहन को लेकर खबर ये आ रही है कि यहाँ ग्लोबल मार्केट में दाम रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं। आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी जी यूएस में हैं फिलहाल। इतनी देर रात भी उन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए, और दलहन मार्केट का पूरा हाल बताएंगे ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। Co-powered by Angel One for Everyone, app for smart investing. In association with SBI. चलिए, मुनाफे की मंडी में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है, लेकिन चलते हैं सीधे बिहार, जहां पर पीएम मोदी महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक बड़ी सौगात उन्हें दिया गया है, 10,000 रुपए। वहाँ 75 लाख महिलाओं को ये सौगात 10,000 रुपये का दिया जाएगा, उनको सीधे उनके खाते में ये भेजे जा रहे हैं। उस पर ही कुछ बातचीत हो रही होगी, तो आप देख पा रहे हैं वो सीधी तस्वीर, बिहार की ये तस्वीर है जो महिलाओं को वो संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी, और एक बड़ी सौगात वहाँ पर महिलाओं के लिए लेकर पीएम मोदी की तरफ पीएम मोदी आए हैं। और बिहार चुनाव से ठीक पहले अब वहाँ पर एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें आपको आगे दिखेंगी, बड़े ऐलान भी दिखेंगे क्योंकि बिहार चुनाव भी होने वाले हैं। चलिए, मुनाफे की मंडी में वापस लौटते हैं। हमारे साथ यूएस से बिमल कोठारी जी हैं, आईपीजीए के चेयरमैन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बिमल जी, आपने वक्त निकाला इतनी देर रात भी हमारे लिए। सर, क्या हो गया है सर, ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड निचले स्तरों पर दालों के दाम आ गए हैं, इतनी गिरावट फिर से क्यों बढ़ गई? ऑलरेडी बाजार कमजोर था, इतनी गिरावट आ चुकी थी, क्या हुआ है सर? धन्यवाद सुमन जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, इस साल हमारे जितने भी ओरिजिन्स हैं उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। मैं बात करूं ओरिजिन्स की, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे जो मुख्य जो उत्पादन है चने का और मसूर का होता है। चने का उत्पादन वहां लगभग इस बार 28 से 30 लाख टन का अनुमान है, और जो मसूर है वो भी 18 लाख टन का उत्पादन होने का अनुमान है। तो इससे क्या है कि जो वहाँ जो प्रोडक्शन है, जो 2 साल पहले चने का सिर्फ 5 से 6 लाख टन प्रोडक्शन, जो बढ़कर सीधा इस बार 28 से 30 लाख टन पहुंच गया। दूसरे, अगर हम बाकी देशों की बात करें, कनाडा और रसिया में मटर का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में है। कनाडा में लगभग 35 लाख टन मटर का, जो सफेद मटर और हरी मटर का जो उत्पादन है, लगभग 35 लाख टन के आसपास है। जबकि रसिया में वही 45 से 50 लाख टन येलो पीच का उत्पादन होने का अनुमान है। अगर हम ये लोग कनाडा से दूसरी जो दालें आती है उसमें मसूर मुख्यतः आती है,
जहां इस बार लगभग रेड लेंटिल और ग्रीन लेंटिल को मिला के लगभग 25 लाख टन के उत्पादन होने का अनुमान है। तो अगर हम देखें कि जो जितने भी ओरिजिन है वहाँ बहुत रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। अगर हम दूसरी दालों की बात करें, खासकर तुअर की, जो ईस्ट अफ्रीका में इस बार बहुत अच्छा उत्पादन है और हमारा अनुमान है कि 10 लाख टन से ज्यादा वहां पे उत्पादन होगा। और जो तुअर जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो मार्केट जो है पूरे दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान है। तो जितना भी माल का जो उत्पादन हुआ है, भाव कुछ भी हो, वो सारा का सारा माल हिंदुस्तानी आएगा। तो अगर आपको इतना दाम सारा आगे और भी गिरेंगे और क्या? चलिए, किसानों को तो काफी नुकसान हो रहा है, किसान तो काफी हिट हुए हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को आने वाले समय में और फायदा मिलने वाला है क्या? क्या लग रहा है आपको, दाम और गिरेंगे इंडियन मार्केट में भी? जी, मेरा ऐसा मानना है कि दामों में और गिरावट आएगी। जो ग्लोबल मार्केट में अभी स्थिति है, जैसे खासकर चने में 490 से $500 है, हमारा अनुमान है $450 हो जाएगा। चने का भाव जो है ऑलरेडी नवंबर के लगभग 51 रुपये के आसपास जो कोट हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इसमें 4-5 रुपए की और मंदी आ सकती है। उसी तरह मसूर में भी जो 58.5 के भाव है, आगे के भाव 50 रुपए के आ रहे हैं और मेरा ऐसा अनुमान है कि इसमें भी और 3-4 रुपए की मंदी आ सकती है, क्योंकि मसूर के जो इंटरनेशनल मार्केट है वो $470-80 आ चुके हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इसी के भाव $600 थे। और तुअर का भी भाव अगर आप देखेंगे, जो हमारी एमएसपी 80 रुपए है, जबकि अफ्रीका की जो तुअर है उसका कॉस्ट आके यहाँ पे आकर लगभग 47-48 रुपए पड़ रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि इसमें और भी गिरावट 3-4 रुपए की आ सकती है। तो अगर आप देखेंगे प्राइसेस, तो हमारे यहाँ भी इस साल क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा रहा है। और जो पिछले साल जो हमने 73 लाख टन इंपोर्ट किया था, इस बार इंपोर्ट भी कम हुआ है। लगभग अगर आप देखें अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमने 12.5 लाख टन का इंपोर्ट किया। और मेरा मानना है कि इस साल बाकी जो 7 महीने, अगर पूरे साल का इंपोर्ट मैं अनुमान लगाऊं, तो लगभग 40 से 45 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, जबकि भाव भी इतने कम है, क्योंकि हमारे यहाँ भी भी कम है, उत्पादन ज्यादा है। इंपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो आगे भी कीमतों में नरमी की ही संभावना यहां पर बन रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। वक्त थोड़ा कम है लेकिन आपने सारी बातें कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइस की बात कर लेते हैं। राइस में एक नया अपडेट ये आया है कि नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट पर अब ₹8 प्रति टन का एक टोकन चार्ज लगाया जाएगा। और सरकार की कोशिश है कि इस चार्ज को जो ट्रेड डेवलपमेंट जो फंड है उसमें जमा किया जाए। और तैयारी ये है कि यहाँ पर नॉन बासमती को भी ग्लोबल ब्रांड के तौर पर डेवलप किया जाए, इसकी पहचान ग्लोबल मार्केट में बनाई जाए। इसी मुद्दे पर और बातचीत करते हैं। प्रेम गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इस जो ये चार्ज क्यों लिया जा रहा है, क्या तैयारी है भारत की? और एक अहम आप लोगों का जो सम्मेलन होने वाला, उससे ठीक पहले इस तरह की तैयारी चल रही है, तो एक बड़ी दिशा में कदम है, क्योंकि यहां से हम ग्लोबल ब्रांड बनने की तैयारी है नॉन बासमती में भी। आप क्या कहेंगे सर इस खबर पर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्लोबल ब्रांड के हिसाब से बात चल रही है, इसीलिए BIRC का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो 30 और 31 अक्टूबर को जो 2025 के अंदर, और उसी के मद्देनजर जरा आप देखिए, जो नॉन बासमती राइस के ऊपर जिसका हमारा लगभग 16 मिलियन टन का एक्सपोर्ट है साल का, और इसको बढ़ाकर जो एक टारगेट है कि इसको किस तरह के 22-23 मिलियन टन किया जाए, तो उसके लिए इसको भी ग्लोबल ब्रांड के हिसाब से और वैल्यू एडिशन के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसीलिए ₹8 टन का चार्ज जो लगाया गया है, वो एक नॉन बासमती डेवलपमेंट फंड इसका क्रिएट किया गया है, जिससे कि साल के अंदर 15 से 16 करोड़ रुपए लगभग उस फंड के अंदर आएगा। और उससे इसको कैसे प्रमोट किया जाए, और एक दूसरी बात, इससे एक डेटा जनरेट होगा प्रॉपरली, जो इन हैंड होगा एपीडा के पास। जब भी एपीडा, क्योंकि कोई भी RCAC परमिट इशू करेंगे, तो इमीडिएटली उससे उसके अंदर बायर का नाम, कंट्री का नाम और क्वांटिटी उनके पास आ जाएगी, और प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। इससे एक मिनिस्ट्री के अंदर डिसाइड करने में आसानी होगी कि कब किस कंट्री के लिए हम ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। किसी कंट्री में यदि हमारे एक्सपोर्ट्स कम जा रहे हैं, तो वहां पर हम कैसे उसको प्रमोट करें, या उसके अंदर हम क्वालिटियों को, जो क्वालिटियां जा रही हैं, उस क्वालिटी को हम ज्यादा प्रमोट करें इंडिया के अंदर भी, कि यहाँ भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उसको प्रॉपर वे से उसी वैरायटी को ज्यादा से ज्यादा हर साल
काफी produce अहम करे कदम या होगा process क्योंकि करे। अपेडा एक्सपोर्ट ट्रैक कर पाएगा, देशों से डेटा जुटाएगा, क्योंकि दुनिया की भीड़ में ग्लोबल मार्केट में हमारा राइस खो ना जाए, प्रॉपर ब्रांडिंग हो और नॉन बासमती में भी ग्लोबल ब्रांडिंग हो सके कि भारत की ये नॉन बासमती की किस्म है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त कम था, बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन आपने पूरी बात रख दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मानव आपका भी, तरुण जी आपका भी, आप लोगों ने भी वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए और नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन का रुख करेंगे, जहां पर इक्विटी मार्केट में वायदा में क्या कुछ हो रहा है, पूरी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौट